फाइनेंस बिल में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ है। तजवीज़ का इतलाक 2022 से होगा। 100% की बजाय 75% अखराजात अब तस्वर होंगे फाइनेंस बिल के मुताबिक, और ये कहा जा रहा है कि इस तजवीज़ का इत्तलाक 2022 से होगा। फाइनेंस बिल में रॉयल्टी के अखराजात में शामिल करने की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी गई है। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ का इत्तलाक 2022 से होगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक 100% की बजाय 75% अखराजात तस्वर होंगे, जबकि तजवीज़ का इत्तलाक 2022 से होगा। वफाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई है। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इसी से मुतालिक हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, बताइएगा जो ये किया जा रहा है इक़दाम किस हद तक कारगर साबित होगा और इससे फ़वाइद और समरात क्या होंगे? तो इससे जो कंपनियां हैं जो बिजनेस कर रही है, जिन पर पहले ही 45% तक टैक्स आया था, तो इन पर मजीद जो इनके एक्सपेंडिचर हैं वो करते हैं, जो अपनी रॉयल्टी पर और टेक्निकल फीस पर जो अपनी एसोसिएटेड कंपनीज को देते थे, तो 100% इसको जब इनकम टैक्स इस पे जो इसको देखा जाता था तो इसको एक्सपेंडिचर में शो किया जाता था, इसको एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन अब उन्होंने 75% को तो अभी एक्सेप्ट करने की तजवीज़ है। 25% उन्होंने कहा कि ये डिसअलाउ किया जा रहा है और 25% को फिर इनकम टैक्स लागू होगा, इसको इस तरीके से देखा जाएगा और इसको आमदन के तौर पे देखा जाएगा, ना कि एक्सपेंडिचर के तौर पर। और इसका इतलाक भी टैक्स ईयर 2022 से करने का जो इसमें दिया गया, और इसमें फॉरेन कंपनीज को कुछ फैसिलिटेट किया गया, लेकिन जो लोकल जितनी कंपनियां या फॉरेन कंपनियां उनको फिर इसको फेस करना पड़ेगा। और इनका जो जितने भी ऐसे टेक्निकल और रॉयल्टी के अखराजात हैं वो फिर, और जो वो अदा करते हैं अपनी एसोसिएट कंपनीज को, वो फिर अब आमदन के तौर पर देखा जाएगा और उन पर इनकम टैक्स लागू होगा। यही आपसे जानना चाह रहे हैं सनाउल्लाह खान, जैसा कि आपने कहा कि फॉरेन कंपनीज को इसमें फैसिलिटेट किया गया है, अगर हम फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टर के नुक्ता नजर से सारे मामले को देखें तो ये किस हद तक सूदमंद साबित होगा? इसमें बुनियादी तौर पर जो इस फाइनेंस बिल में यही कहा गया, सूदमंद तो किसी सूरत नहीं होगा। टैक्स तो कहीं भी जब लागू किया जाता है, फैसिलिटी जो हासिल होती है उसको डिसअलाउ किया जाता है, तो फिर उसमें बेनिफिट तो नहीं होता, उससे लाजमी बात है फिर उसके नुकसानात ही सामने आते हैं, जो FDI है या लोकल इन्वेस्टमेंट है वो मुतासर होती है। ठीक है सनाउल्लाह, आप साथ मौजूद रहेगा। इसी बारे में तजिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर अमान घांची साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, फाइनेंस बिल में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ दी गई है, कैसे देखते हैं आप इस तजवीज़ को? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। देखें, जो कानून में चेंज किया गया है वो ये कहा गया है कि जो रॉयल्टी देते हैं वो कंपनीज जो रॉयल्टी देते हैं उनका 25% जो है वो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ होगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आर्बिट्रेरी प्रोविजन है जिसके बहुत दूररस नताइज होंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स पे, और ख़ास तौर पे उन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कम्पीट कर रहे हैं। आपके इल्म में ये बात होगी कि पाकिस्तान में टैक्स पेइंग सेक्टर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि उनका मुकाबला और मुआवजा उन लोगों से किया जाता है जो या तो टैक्स देते नहीं हैं और अगर देते हैं तो पूरा नहीं देते। सो अपनी मसनूआत को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग एक ऐसा फीचर है जो आपको दूसरों से मुमताज करता है, और उसमें हर कंपनी बहुत स्ट्रांगली बिलीव भी करती है और उस पर इन्वेस्ट भी करती है। इस तरह के जो मेजर्स होते हैं उसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स, और ख़ास तौर पे वो मैन्युफैक्चरर्स जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत डिस्करेजिंग है और उनके लिए कम्पीट करने के लिए आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात होंगी। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से इस अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया है रेट्रोस्पेक्टिवली, ये कानूनी तौर पे भी काफी कमजोर है और इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। यही जानना चाह रहे हैं अमान घांची साहब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत डिस्करेजिंग है, कम्पीट करने में लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के नुक्ता नजर से इस तजवीज़ के असरात क्या देख रहे हैं?
देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के नुक्ता नज़र से जो भी इस मुल्क में आता है वो अपनी प्रोडक्ट को और अपने कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेंटर ऑफ दी फ्रेम रखना चाहता है, और इस काम को करने के लिए द कनेक्टिविटी बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरर वो है सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग। अगर आज आप इस कनेक्टिविटी को तोड़ेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल नहीं मिलेगी और वो अपने कंज्यूमर तक पूरी तरह पहुंच नहीं सकेगा। नतीजा ये निकलेगा कि वो डिस्करेज होगा। हमें इस बात को मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि हमारा मुकाबला उन इकोनॉमीज से है जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है वो जाने के लिए बहुत सारे उसके पास वजूहात हैं। हमारे पास कंपैरेटिवली वो वजूहात कम है और हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को या इन्वेस्टर को अपने पास इंगेज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देते हैं। ये इस तरह की चीजें जो है जिसकी नजीर माजी में पाकिस्तान से भी नहीं मिलती और शायद रीजनल कंट्रीज में भी इस तरह की चीजें नहीं है। सो आप ये समझ लीजिए कि इसके आने से वो लोग जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं या वो लोग जो पाकिस्तान में कारोबार करने का सोच रहे हैं उनको इस तरह के सरप्राइजेस जो है वो काफी डिस्करेजिंग होंगे उनके लिए। इन्वेस्टर को इंगेज करने के लिए साजगार माहौल देना चाहिए। इस तरह के इक़दामात लोगों को जो कारोबार कर रहे हैं उनको मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। माहिर कानून अमान घांची साहब और चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।